75 స్వాతంత్ర భారత స్ఫూర్తిని ఘనంగా చాటుతున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం अमृतसर शहर सिख गुरुओं की धरती है, जिसे गुरु रामदास जी ने बसाया था। अमृतसर व्यापार का बड़ा केंद्र था। यहां हमेशा व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। हिंदू, मुसलमान, सिख सभी मिलजुल कर रहते थे। इसे गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक कह सकते हैं। इस पवित्र शहर में शुक्राने की अरदास होती थी। यहीं पास में ही है जलियांवाला बाग। ये भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक ऐसा काला अध्याय है जो हर भारतवासी पर अमिट छाप छोड़ गया है। On both the sides, the government should take a lesson from this particular incident as to what happens if you do not listen to the voice of the people in democratic setup. So it is an incident which deserves an apology. जलियांवाला बाग, यह हत्याकांड उस वक्त के पंजाब के गवर्नर सर माइकल एडवर्ड की सोच का नतीजा है। हमने उसका नाम रखा हुआ है बूचड़, जो ऐसे बूचड़ इसका करता है, कत्लेआम करता है, ऐसे ही आकर उसने जलियांवाला बाग के अंदर बिना किसी को नोटिस किए हुए, बिना कोई इन्फॉर्म किए हुए गोलियां चलानी शुरू कर दी। और लोग वहाँ से भागे, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। और वहाँ एक कुआं है जलियांवाला बाग में, कुएं में भी जाकर सैकड़ों आदमियों ने छलांगे मार दी। मेरे दादाजी जो कि अपने साथ कोई कम से कम 30 आदमियों का लेकर जत्था गए हुए थे, क्योंकि वहाँ पे उनको रॉलेट एक्ट के विरोध में बोलना था। हमारे अमृतसर जलियांवाला बाग में जो हत्याएं हुई है, बूढ़े, जवान, बच्चे, नेत्रों पे जो गोलियां चली हैं, वो दर्द आज भी हमसे सह नहीं हुआ। 2 वर्ष पहले यानी 1917 में पंजाब के सरदार अजीत सिंह ने एक मूवमेंट शुरू की थी, और वो इतना व्यापक आंदोलन बन चुका था कि अंग्रेज उसको 1857 के गदर के बराबर समझने लग गए थे। अंग्रेजों ने इसका मुकाबला करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। उसमें सिर्फ इतना प्रावधान था कि वो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के 6 महीने बाद तक ही लागू रह सकता था। लेकिन अंग्रेज़ों को चिंता थी कि उसके बाद फिर क्या होगा। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके प्रेसिडेंट जस्टिस रॉलेट थे, जिसका नाम ही रॉलेट एक्ट पड़ गया। रॉलेट एक्ट की धाराएं बहुत सख्त थीं। उसमें ऐसा प्रावधान किया गया था जिसमें न दलील, न वकील, न अपील, यानी जो चाहे सरकार कर सकती थी, करवा सकती थी। जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया तो उसके फलस्वरूप पंजाब के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, बहुत जगह हड़ताल हुई, और उसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके खिलाफ लोगों ने धरने देने शुरू कर दिए।
10 तारीख की सुबह 10 बजे डिप्टी कमिश्नर ने दोनों को बुलाया। इन दोनों को ही अपनी कोठी पर बुलाने के बाद वहीं गिरफ्तार करके धर्मशाला के लिए रवाना कर दिया। अब सब लोग इकट्ठे हो गए। डिप्टी कमिश्नर की कोठी की तरफ जाना चाहा, लेकिन पुलिस ने रोक दिया और उस मूवमेंट को रोकने के लिए फायरिंग हुई, जिसमें 20 लोग मारे जाते हैं। बिना किसी कारण अपने लीडरों का पता करने गए लोगों को मार दिया गया। इसके खिलाफ सभी लोग इकट्ठे होकर एक चेतावनी देना चाहते थे। अगले दिन शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। जनरल डायर अमृतसर में बुला लिया जाता है और जिस किस्म के कानून लागू किए जाते हैं कि 4 आदमियों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई जलसा नहीं हो सकता, लोगों ने इसे अपनी बेइज्जती माना। लोगों ने 13 अप्रैल को एक सभा बुलाने का निश्चय किया और जब इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत ने बिना चेतावनी दिए फायरिंग की। इस फायरिंग में 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं और लगातार 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। अफसर आला ने आज हमको दी है धमकियां कि बाजू काट देंगे हम, परों को नोच लेंगे हम। पर हर खिजा के बाद मौसम बहार लाजिम है हजूर, खुद ब खुद निकल आएंगे पर तब और गूंज खिल उठेंगे। तो ये जब नज़म पढ़ रहे थे, मेरी परदादी बताते हैं कि जब ये नज़म पढ़ी जा रही थी तभी ये गोली कांड हुआ। जलियांवाला बाग चारों तरफ से 4 दीवारी से घिरा हुआ है। लोग कहीं भी भाग कर नहीं जा सकते थे। नतीजा ये हुआ कि 379 लोग मारे गए और करीब 1200 लोग जख्मी हुए। आज़ादी के लिए इतना वो उतावले थे कि जान चली जाए। दादाजी को पता था कि आज गोली चल जानी है। उन्होंने उन लड़कों को कहा भी है कि आप चले जाओ, यहाँ पर गोली चल जानी है। मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि उन्होंने उस वक्त माजमी लिबास पहना हुआ था। वो कहते हैं कि वो करीबन स्टेज पर बैठे हुए थे देहाती लीडर से, लोग जानते थे अच्छी तरह से उनको, देहाती लीडर से, और उनको इतनी गोलियां लगी कि उनका जो शरीर था ना इतना खिलर गया था कि उनकी लाश ही उठाई नहीं जा सकती थी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये ब्रिटिश जो रिकॉर्ड है उसमें लिखी हुआ है कि उनकी लाश का संस्कार भी वहाँ पर जलियांवाला बाग में हुआ है। आज शहीदों की याद में आंखें नम हो जाती हैं। अमेरिकन शिल्पकार बेंजामिन पोल्क ने इनकी स्मृति को अपनी कला द्वारा इस प्रकार उजागर किया है। जनरल डायर यही चाहते थे कि मैं इन भारतीयों को ऐसा सबक सिखाऊं कि कभी भी इनमें हिम्मत न हो कि ये सरकार के किसी भी फैसले को, किसी आदेश को न माने। हमारे दादाजी वो जलियांवाला बाग में जनरल डायर के अगेंस्ट नारेबाजी की और एक गोली उनकी छाती पे लगी तो दादाजी वहाँ पर उसी दिन शहीद हो गए। ये कांड इतना बड़ा था और किलिंग्स इतनी ज़्यादा थी कि नेशन को झंझोल के रख दिया। इस नरसंहार के विरोध में लोगों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क उठी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में कूद पड़े। सभी लोगों ने प्रचंड प्रतिज्ञा की कि इस ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी एकता यही थी। ये जो एकता थी, फिरकू एकता,
ये सबसे बड़ी प्राप्ति रही इस आंदोलन की और इस घटना की। उधम सिंह इसी मूवमेंट की वजह से पैदा हुआ, जिसने जाके बहुत देर के बाद इंग्लैंड में जाके जनरल जो पंजाब के गवर्नर थे उसके ऊपर कातलाना हमला करके उसको मारा। शहीद उधम सिंह जी ने जो बदला लिया सरदारों को और देश का नाम ऊंचा किया उन्होंने, आज भी हमारे ऊपर कोई आएगा ऐसे कई शहीद उधम सिंह पैदा हो जाएंगे। आज भी जब जलियांवाला बाग की मिट्टी पे जब हम पैर रखते हैं तो उन बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। किताबों में पढ़ के या यहाँ आके उन वृद्धजनों की आंखों से जो आंसू निकले वो आज भी दिल में टपकते हैं। और उन जवानों के जो सपने थे वो आज भी खिलते हैं। काश हम कुछ कर सकते, लेकिन आज 100 साल बाद हम उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते और बस ये दुआ कर सकते हैं कि ऐसा कभी फिर ना हो। उस जलियांवाले बाग में आज भी हमारा खून वैसे ही खोल जाता है जैसे 100 साल पहले खोला था। ये एक बहुत ही भयानक त्रासदी थी, एक ऐसा नरसंहार जिसने पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया, जिससे ब्रिटिश हुकूमत के वहशीपन तथा दमनकारी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन में और तीव्रता आई। इस घटना के कारण स्वाधीनता सेनानियों तथा देशवासियों को एक नया जोश मिला, नया जुनून पैदा हुआ, नए खून का संचार हुआ, नया जज्बा लेकर सभी लोगों ने अनंत ऊर्जा के साथ लड़ते हुए आजादी ले ही ली और आज भारत प्रगति के पथ पर चल रहा है।